आज हम लोग सीखेंगे कथनों की वैधता को प्रमाणित या सत्यापित करना, यानी वैलिडेटिंग स्टेटमेंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको कथनों का सत्यमान बताया था। तो मैंने बताया था कि अगर कोई कथन सत्य होता है तो उसका सत्यमान T होता है, और अगर कोई कथन असत्य होता है तो उसका सत्यमान F होता है। आज हम लोग कथनों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और हम लोग वहां पता करेंगे कि कोई कथन कब सत्य होता है, ठीक है, और उसको हम लोग साबित करके भी यहां पर देखेंगे। साथ ही ये भी पता करेंगे कि कोई दिया गया कथन कब सत्य है और कब सत्य नहीं है, और इसके कुछ नियम है, उनके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो किसी कथन का सत्य होने का ज्ञान या असत्य होने का ज्ञान हमें कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए कि जो आपके दिया गया कथन है उसका अर्थ क्या है। जो कथन दिया गया है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, ये हमें पहले पता होना चाहिए। जैसे मैं एक कथन यहां पे लिखता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो भैया पहले मुझे इसका मीनिंग तो पता होना चाहिए ना कि यह जो कथन है ये कह क्या रहा है। यानी कि सबसे पहले हमें जो दिया हुआ कथन होगा उसका अर्थ पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ हमें यह जानना पड़ेगा वहां पर कि जो कथन है वह सत्य है या असत्य है, या कब सत्य है और कब असत्य है, इसका भी हमें ज्ञान होना चाहिए। साथ ही साथ कथनों में प्रयोग किए जाने वाले जो संयोजक होते हैं उनका भी ज्ञान होना चाहिए। तो मैंने आपको संयोजकों के बारे में बताया था। एक होता है संयोजन, जिसमें हम लोग और इस्तेमाल करते, याद है। दूसरा होता है आपका वियोजन, जिसमें या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा था आपका सप्रतिबंध, जिसमें यदि तो था ना, यदि फिर एक कथन लिख के तो ये जितने भी हमारे पास संयोजक थे उन सब के बारे में भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि जो कथन दिया गया है उसके अंदर किस प्रकार के संयोजक का इस्तेमाल हुआ है, उस कथन का मीनिंग क्या है, वह कथन सत्य है या असत्य है। इन सब चीजों के बारे में हमें ज्ञात करने के लिए हमें कथन का अर्थ सबसे पहले पता होना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे किस प्रकार का संयोजक का प्रयोग हुआ है, कथन का अर्थ क्या है, और उसके बाद ही हम लोग कथन का सत्य या असत्य होने के बारे में कह सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग संयोजकों पर आधारित कुछ नियमों को देख लेते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे। तो चलिए पहले संयोजक की बात करते हैं, और जिसे संयोजन के नाम से भी जानते हैं, है ना। यह एक प्रकार का संयोजक है। और के प्रयुक्त कथन के लिए जब और लगा होगा किसी कथन में, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो मान लेते हैं कि माना P तथा Q दो गणितीय कथन है। अच्छा, अगर मान लीजिए मैं सिद्ध करना हो P और Q के लिए कि सत्य है, ठीक है, तो यह सिद्ध करने के लिए कि कथन P और Q सत्य है, तो इन दोनों कथनों का जो मिश्र कथन बना है, इस संयोजक और का इस्तेमाल करके इस मिश्र कथन को सत्य साबित करने के लिए हम लोग जानते हैं कि जब और वाला कंडीशन होता है तो हमें दोनों को अलग अलग सत्य दिखाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, स्टेप पहला होगा, स्टेप फर्स्ट हमारा क्या होगा, दिखाएंगे, हम लोग इसमें साबित करके दिखाएं कि कथन P और Q दोनों को अलग अलग, पहले P को लिख देते हैं, P सत्य है। और फिर दूसरे स्टेप में आपको दिखाना होगा, दिखाएं कि कथन Q सत्य है। यानी कि दोनों को अलग अलग, जब और वाला संयोजक लगा होगा तो हमें क्या करना होगा, दोनों जो मिश्र कथन होंगे उसमें जितने भी उसके घटक होंगे, जैसे मान लीजिए और वाला संयोजक लगा है और यहाँ पे हमारे पास दो इसके घटक है, यानी P और Q यहाँ पर दो सरल कथन दिए हैं। तो इन सरल कथनों को पहले अलग अलग
पहले चरण में क्या करना होगा, एक पहले वाले कथन को दिखाना होगा कि सत्य है, दूसरे चरण में दिखाना होगा कि दूसरा कथन जो Q है वो सत्य है, तब जाके यह P और Q सत्य होगा। यानी कि P और Q यानी इस संयोजक से बना हुआ ये जो कथन देख रहे हैं, इसको साबित करने के लिए हमको दोनों को अलग अलग सत्य साबित करना होगा। समझे ना इस बात को? ये चीज हम लोग पहले भी जानते थे, अभी हम लोग सत्यता भी जांच कर रहे थे, तो वहां पे भी देख रहे थे कि जब संयोजक और का इस्तेमाल होता है तो उसमें हमने देखा था कि दोनों अलग अलग अगर कथन सत्य होते हैं तब ये और वाला संयोजक वाला जो कथन होगा सत्य होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं संयोजक, अगले संयोजक या के लिए, जिसे हम लोग बताए थे वियोजन, या अगर प्रयुक्त हो किसी कथन में उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो यहां पे लिखेंगे, मान लेते हैं माना P तथा Q दो गणितीय कथन है। आपके पास ये दो गणितीय कथन दिए गए हैं, तो कथन P या Q को सत्य सिद्ध करने के लिए तो मैंने आपको बताया था कि अगर या वाले संयोजक से जुड़ा हुआ अगर कोई कथन हो, कोई मिश्र कथन हो, तो दोनों में से कोई एक कथन सिद्ध हो जाए, सत्य हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा। वियोजन वाले में मैंने बताया था ना जी, या के कंडीशन में जब कोई मिश्र कथन होता है तो दोनों कथनों में से एक भी अगर सत्य होता है तो ये संपूर्ण जो मिश्र कथन है ये सत्य हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा इस कंडीशन में? हम लोग क्या करेंगे, दो तरीके से इसमें काम कर सकते हैं। पहला केस में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, केस पहला ले लेता हूं। केस पहले में क्या कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि दोनों में से एक कथन असत्य है, तो दूसरे वाले को हमें अनिवार्य रूप से सत्य साबित करना होगा। ठीक है, माना कथन P असत्य है, तो कथन Q अनिवार्य रूप से सत्य प्रमाणित करेंगे। यानी कि अगर P अगर असत्य है तो Q को हमें एकदम सत्य साबित करना होगा, क्योंकि दोनों कथनों में से एक तो सत्य होना ही चाहिए। या माना नहीं लिख के यदि लिखना, ठीक है। केस दूसरा हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, यदि कथन Q असत्य है तो कथन P अनिवार्य रूप से सत्य प्रमाणित करेंगे। मतलब दोनों में से कोई एक कथन सत्य होना चाहिए, तभी आपका ये जो मिश्र कथन जो होगा P या Q संयोजक वाला, ये आपका सत्य होगा। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा जो संयोजक था यदि तो वाला, यदि लिख के फिर एक कथन को लिखा जाता है, फिर तो लिख के दूसरा कथन लिखा जाता है। तो इस तरह से जो प्रयुक्त आपके पास कथन होंगे उसको कैसे सत्य साबित करेंगे। मान लेते हैं यहां पर, माना P तथा Q दो गणितीय कथन है, तो हम लोग यहां लिख सकते हैं कथन यदि P तो Q को सत्य साबित करने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम लोग यहां पे दो तरीके से इसको भी सत्य साबित कर सकते हैं। पहला स्थिति क्या हो जाएगा, पहला केस क्या हो जाएगा, पहला केस हो सकता है कि यदि P सत्य है तो Q को सत्य प्रमाणित करें। अगर Q सत्य है तो P को, अच्छा P सत्य है तो Q को, सॉरी यहां पे मैं P लिख देता हूं। यदि P कथन सत्य हो रहा है तो Q को सत्य साबित करना होगा। दूसरा स्थिति क्या हो सकता है इसका, यदि Q असत्य है तो P को
असत्य प्रमाणित करें। कहने का तात्पर्य है कि अगर कथन P सत्य होता तो हमें Q को सत्य साबित करना होगा, ठीक है, तभी ना। यदि P सत्य है तो Q भी सत्य हो जाएगा। यदि Q असत्य है, अगर Q कथन असत्य दिया है तो हम लोग P को भी असत्य साबित करेंगे, तब भी आपका यदि P तो Q वाला जो कथन होगा, यदि तो प्रयुक्त करने वाला जो ये संयोजक प्रयुक्त करने वाला जो कथन होगा वो आपका सत्य हो जाएगा। तो ये दो स्थितियां, दोनों में से किसी का भी यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो पहला जो स्थिति देख रहे हैं इसको कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। पहला स्टेटमेंट जो देख रहे हैं, स्थिति फर्स्ट देख रहे हैं, यानी कि अगर P सत्य है तो Q को सत्य प्रमाणित करेंगे, तो ये वाली जो विधि होगी ये हमें इसको कहेंगे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि। और ये जो दूसरी देख रहे हैं दूसरा, तो ये आपका असत्य वाला उल्टा हो रहा है ना यहाँ पे स्टेटमेंट, जो आपका कथन दिया होगा उसका उल्टा हम लोग स्टेटमेंट लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिधनात्मक। प्रतिधनात्मक वाला या कंडीशन आएगा, प्रतिधनात्मक विधि से कहेंगे। समझ गए ना। चलिए अगले संयोजक की बात कर लेते हैं, यदि और केवल यदि वाले संयोजक, जिसे प्रतिबंध वाला संयोजक जो कहते थे ना, उसकी बात करने वाले हैं। तो यहां पे मान लेते हैं कि माना P तथा Q दो गणितीय कथन है, तो कथन P यदि और केवल यदि Q को सत्य सिद्ध करने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो यदि P सत्य है, यानी कि कथन जो P है सत्य है, तो Q सत्य है, हमें दिखाना होगा। या हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, यदि Q सत्य है तो P सत्य है। यानी कि पहले कथन आप देखे थे ना, पहले कथन के सत्य होने से दूसरा कथन सत्य होना चाहिए, या दूसरे कथन के सत्य होने से पहला कथन सत्य होना चाहिए। तो हम लोग इससे साबित कर लेंगे कि जो आपका दिया गया जो मिश्र कथन है ना, यदि और केवल यदि वाले कंडीशन पे रिलेटेड, ये वाला कथन आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो ये सब नियमों को आप याद रखेंगे ताकि हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। चलिए अगला विधि है सत्य साबित करने के लिए कथनों को विरोधोकित द्वारा, यानी कि बाई कंट्राडिक्शन द्वारा किसी कथन को सत्य साबित करना, ठीक है। विरोधोकित द्वारा किसी कथन को कैसे हम लोग सत्य साबित करेंगे। तो इस कथन का इस्तेमाल हम लोग करते थे कक्षा 10 में, जैसे हम लोग को साबित करना था ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो याद है होना चाहिए आपको कि उस समय आप क्या करते थे कि √3 को एक परिमेय संख्या मानकर साबित करते थे। तो वो जो विधि थी ना, उसी को हम लोग कहते हैं विरोधोकित या फिर विरोधाकित विधि। उसी के द्वारा हम लोग मतलब कि जो कथन में कार्य होगा हम लोग उसका उल्टा लेकर चलेंगे और फिर कथन को आगे चल के उससे हम एक ऐसा निष्कर्ष निकालेंगे जिससे वह हमारी मान्यता को गलत साबित करेगा और इसके कारण दिया हुआ कथन सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस विधि में क्या करना होगा, मान लेते हैं माना दिया हुआ कथन P सत्य है। मान लेते हैं हमारे पास जो दिया हुआ कथन P जो है क्या है, सत्य है। तो हमें क्या करना होगा, हम यह मान लेंगे कि कथन P सत्य नहीं है। हम लोग उल्टा मानेंगे, जैसे होता था ना कि √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको साबित करना तो हम लिखते थे कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम उल्टा काम करेंगे। और जब ये सत्य नहीं है तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसका हम लोग ले सकते हैं कि नॉट P सत्य है। जब ये कथन P सत्य नहीं है तो नॉट P वाला जो कथन होगा ये आपका सत्य होगा ना जी, बिल्कुल सत्य होगा।
अब हम लोग क्या करेंगे कि हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जो हमारी मान्यता को गलत कर दे। और उस अतः जो दिया हुआ कथन होगा, अतः कथन P सत्य होगा। यानी जैसे हम लोग √3 को अपरिमेय साबित करने के लिए क्या करते थे, परिमेय मानते थे, और उसमें एक ऐसा हम लोग निष्कर्ष निकालते थे जिसके कारण जो हमारा विरोधाभास प्राप्त होता था, तो √3 परिमेय संख्या ना होकर फिर से हम लोग कहते थे ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या है, कहते थे ना। तो वही जो विधि थी उसी को विरोधोचित विधि कहते हैं, और उसी विधि द्वारा हम लोग यहाँ पे कथन को सत्य करना भी सीखने वाले हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे एक और विधि, प्रति उदाहरणों द्वारा किसी कथन को सत्य साबित करना। टू प्रूव दैट अ स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू बाय काउंटर एग्जाम्पल। काउंटर एग्जाम्पल होता क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसके द्वारा दिया हुआ कथन असत्य हो जाए, ठीक है, उसको संतुष्ट नहीं करे। जैसे मैं लिख देता हूं कि 2n+1 किसी पूर्णांक n के लिए सम संख्या है, सम संख्या का रूप है। 2n+1 किसी पूर्णांक n के लिए सम संख्या का रूप है। तो मैं यहां पे क्या करूंगा इस कथन में कि मैं एक ऐसा प्रति उदाहरण लूंगा, काउंटर एग्जांपल लूंगा जिससे यह कथन असत्य साबित हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है प्रति उदाहरणों द्वारा किसी कथन को असत्य साबित करना। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं n = 1, n = 1 पर मैं यहां पे देखता हूं क्या आएगा, इस कथन से क्या हो जाएगा, n की जगह जब 1 रखेंगे तो 2 1 जा 1 और 2 1 जा 2 और 1 3 आ जाएगा। तो 3 एक विषम संख्या ना हो गई, तो यहां कह रहा है कि ये सम संख्या का रूप है। तो विषम संख्या की कभी सम हो सकती है, नहीं ना हो सकती है। यानी कि ये मैंने एक एग्जाम्पल द्वारा मैंने दिखा दिया कि ये कथन असत्य है। तो काउंटर एग्जाम्पल यही होते हैं कि एक ऐसे उदाहरण को हमें लेना होगा जिससे दिया गया स्टेटमेंट जो है ना संतुष्ट नहीं करे, ठीक है ना। तो इसका निष्कर्ष ही नहीं निकला कि असत्य है, समझ गए। तो ऐसे ही हम लोग इन सभी नियमों के प्रयोग द्वारा आगे एक्सरसाइज में कथनों को सत्य और असत्य के बारे में उनकी जांच करेंगे, उनको सत्यापित करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, ravikantsir.in, और यहाँ पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।